नमस्ते बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपने कक्ष में पढ़ाया जाने वाला अभ्यास सागर में जो भी व्याकरणिक दृष्टिकोण है, जिसे जैसे संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन में क्या अंतर है, अनुस्वार और अनुनासिक क्या है, इनका प्रयोग कैसे होता है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। आशा है कि इसके चर्चा के बाद आपके जो भी प्रश्न है उस सभी का उत्तर बनाने में आप सक्षम होंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में पहले व्यंजन में स्वर नहीं होता और दूसरे व्यंजन में स्वर होता है। तीन व्यंजनों के संयोग में पहले दो व्यंजनों में स्वर नहीं होता और तीसरे व्यंजन में स्वर होता है। उदाहरण के लिए दो व्यंजन वाले जैसे क्या, अच्छा, न्याय, कृष्ण, बच्चा, सम्मान। आपने देखा क, च, न, मूर्धन्य स, च और म ये संयुक्त हैं। ऐसे ही तीन व्यंजन वाले उज्ज्वल, ज्योत्सना, प्रज्वलित, कंप्यूटर, स्वास्थ्य आदि। इस तरह से बहुत सारे शब्दों का निर्माण होता है। हम देखते हैं अल्पप्राण और महाप्राण क्या है। अल्पप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा कम मात्रा में निकलती है उन्हें अल्पप्राण का व्यंजन कहा जाता है। अल्प का अर्थ होता है कम और प्राण का अर्थ होता है वायु, अर्थात जिससे कम वायु निकले। उदाहरण के लिए हर वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें व्यंजन को हम अल्पप्राण में रखते हैं। हम जानते हैं कि वर्ग 5 है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो इस तरह से हम इन्हें अल्पप्राण कहेंगे। महाप्राण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। महा का अर्थ है अधिक और प्राण का अर्थ है वायु। उदाहरण में हम देख रहे हैं हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, जैसे ख है, घ है, छ है, झ है, ठ है, ड है इत्यादि। आगे याद रखने योग्य बात में है, प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण के उच्चारण में हवा कम निकलती है और दूसरे, चौथे वर्ण के उच्चारण में हवा ज़्यादा निकलती है। संयुक्त व्यंजन में वर्ग का पहला वर्ण दूसरे वर्ण से जुड़ता है तथा तीसरा वर्ण चौथे वर्ण से जुड़ता है। उदाहरण में भी दिया हुआ है गट्ठर और बुड्ढा, आप देख सकते हैं। उसके बाद में तीसरा है मूर्धन्य स, ट, ठ और अण के साथ मिलकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण करता है। आगे है अनुस्वार। अभ्यास 2 में है ये, अनुस्वार और अनुनासिक। तो अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी भाषा में बिंदु अनुस्वार का प्रयोग विभिन्न जगहों पर होता है। बिंदु को ही हम अनुस्वार कहते हैं। अब आइए हम जानेंगे कि कब और क्यों इसका प्रयोग किया जाता है। तो पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर किया जाता है। जैसे गंगा में हमने देखा चंचल है, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। अब है अनुनासिक। अनुनासिक जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से एक साथ बाहर निकलता है तब उसके ऊपर चंद्रबिंदु, जैसे उदाहरण में दिया हुआ है, लगा दिया जाता है। यह अनुनासिक कहलाता है। जैसे हंसना, आँख, आंगन, पाँच, महंगा, संभलना, धुआं, ऊंचा, फांदना, ठूंठ, संवारना, ऊँगना, आंसू, फांदना, सांस, इन सभी पर जो है अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ऐसे हजारों शब्दों का प्रयोग होता है। आइए अब हम कुछ याद रखने योग्य बातें देखते हैं। पहला पंचम वर्ण है अंग, य, अण, न और म। दूसरा, यदि किसी पंचम वर्ण के बाद उसी के वर्ण का कोई अन्य वर्ण आए तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, यदि एक ही पंचम वर्ण एक साथ 2 बार आए तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चौथा, यदि किसी पंचम वर्ण के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई अन्य वर्ण आए तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चौथा हो गया। पाँचवा, यदि किसी वर्ण को बोलते समय हवा नाक एवं मुंह से एक साथ बाहर निकले तो उस वर्ण के ऊपर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। छठा, यदि किसी वर्ण को बोलते समय हवा नाक एवं मुंह से एक साथ बाहर निकले तो उस वर्ण की शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो तो वहाँ अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम दोनों अभ्यास बनाने में सक्षम होंगे। आशा है कि आपको समझ में बात आ गई होगी। आज का दिन आपका शुभ हो। धन्यवाद।